ज़्यादातर ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ये ज़्यादातर डिजीज जो होती हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड होती हैं। इसमें सबसे कॉमन और इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट जो डिजीज़ है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है। कौन सी है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़। और इसी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ को इस वक्त जो कहा जाता है मॉडर्न एपिडेमिक, कि इसके इंसिडेंस प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इसको कहा जाता है मॉडर्न एपिडेमिक। हाँ, एक टर्म ये है मॉडर्न एपिडेमिक है, एक जगह आता है ना साइलेंट एपिडेमिक ऑफ द सेंचुरी। मॉडर्न एपिडेमिक तो कहते हैं सीएचडी को, साइलेंट एपिडेमिक किसको कहते हैं? अल्जाइमर। हाँ, अल्जाइमर्स डिजीज को कहते हैं। अल्जाइमर्स डिजीज को साइलेंट एपिडेमिक कहते हैं। अच्छा, मॉडर्न पैंडेमिक किसको कहते हैं? मॉडर्न पैंडेमिक। कोरोना 30। वो तो मॉडर्न एपिडेमिक है ना। मॉडर्न एपिडेमिक को कोरोनरी हार्ट डिजीज को कहते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज को कहते हैं साइलेंट एपिडेमिक। और मॉडर्न पैंडेमिक जो है वो एड्स को कहते हैं। इसको कहते हैं एड्स को कहते हैं। मॉडर्न पैंडेमिक जो है वो एड्स को कहते हैं। तो ये तीन टर्म है, याद रखिएगा, क्या पता क्वेश्चन में कभी आ जाए। तो मॉडर्न एपिडेमिक सीएचडी, साइलेंट एपिडेमिक अल्जाइमर डिजीज, और मॉडर्न पैंडेमिक जो है वो एचआईवी या एड्स को कहते हैं। ये तीन टर्म थे जो इससे रिलेटेड थे। कोरोनरी हार्ट डिजीज इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रीवैलेंट डिजीज है, मोस्ट कॉमनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले सीएचडी का जिक्र आता है। अब सीएचडी है क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है वो देखिए। कोरोनरी हार्ट डिजीज कब मैनिफेस्ट करती है? इसकी जो डिफिनेशन है वो ये कि इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट फंक्शन ड्यू टू इनएडिक्वेट फ्लो टू हार्ट एज कंपेयर टू इट्स नीड caused by obstructive changes in coronary circulation to heart। अब कहीं पे भी कोरोनरी सर्कुलेशन में कहीं पे भी मान लीजिए कोई थ्रम्बस है, वो आके लॉज कर गया, तो जो एक लोकलाइज्ड एरिया है वहाँ की हार्ट सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। अब जब भी कहीं पे वक्ती तौर पे फॉर ए ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम ब्लड सप्लाई रुकती है तो वहाँ पे क्या होता है? पहले इस्चीमिया होती है। पहले क्या होती है? पहले इस्चीमिया होती है। और जब वो परमानेंट हो जाए, वहाँ की जो ब्लड सप्लाई है वो परमानेंट ब्लॉक हो जाए, तो फिर इन्फाक्शन डेवलप हो जाता है। यानी वो जो पूरा इलाका है, वो जो पूरा एरिया है वो अब क्या हो जाएगा? वो डेड हो जाएगा, नॉन विएबल हो जाएगा। तब हो जाता है इन्फाक्शन। इनिशियल स्टेज में जब शुरू में जब ब्लड सप्लाई रुकती है तो इस्चीमिया डेवलप होता है। ऐसी कंडीशन को जब ब्लड सप्लाई रुक रही है तो उसको कहते हैं हम इस्चीमिक हार्ट डिजीज। और इस्चीमिक हार्ट डिजीज में यही कोरोनरी हार्ट डिजीज सबसे कॉमन है, इसी को हमें पढ़ना है पहले। अब जो सीएचडी है ये कोरोनरी हार्ट डिजीज है, ये कैसे मैनिफेस्ट करता है? या तो एंजाइना पेक्टोरिस, अगर ब्रीफ टाइम ऑफ इंटरवल के लिए अगर ब्लड सप्लाई रुक रही है तो, और ब्लड सप्लाई अगर परमानेंट कोई एक पार्ट है हार्ट का जहाँ पे कट ऑफ हो गई है, रुक गई है, तो फिर वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन या इरेगुलरिटीज ऑफ द हार्ट जिसको हम एरिथमिया कहते हैं, या कार्डियक फेल्योर लेटर स्टेज है, और सडन डेथ हो सकती है इस कार्डियक फेल्योर से। इन तमाम के नतीजे में फिर क्या हो सकता है? कार्डियक डेथ हो सकती, सडन डेथ हो सकती है ड्यू टू कार्डियक फेलियर। ये मैनिफेस्टेशन है कि किन किन तरीके से जो कोरोनरी हार्ट डिजीज ये मैनिफेस्ट कर सकती है। फिर है इंडिया में सीएचडी के पैटर्न का, ये एपिडेमियोलॉजी से थोड़ा सा रिलेटेड था, कि आमतौर से जो डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड नेशंस में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो क्या है? वो डेवलप्ड कंट्रीज है। वहाँ के मुकाबले में जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया को, इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे जो सीएचडी का जो अक्रेंस है, सीएचडी का जो इंसिडेंस है, वो ए डिकेड अर्लियर, एक डिकेड पहले ही यहाँ की पॉपुलेशन में सीएचडी का इंसिडेंस पाया जा रहा है। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए वेस्टर्न कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे सीएचडी का इंसिडेंस 60 ईयर्स या उससे एबव में हो रहा है, तो हमारे यहाँ कब होगा? एक डिकेड पहले, यानी 10 साल पहले ही हो रहा है। तो 50 साल से ही सीएचडी का इंसिडेंस इंडिया में पाए जा रहे हैं। पीक पीरियड क्या है उसका इंसिडेंस का? वही है 51 to 60 ईयर्स एज है इंडिया में सीएचडी का। और इन जनरल रूल मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स। इसमें क्या मेल प्रिडोमिनेंस है, मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। और जो इसका जो मेजर काजेज है, जो मेजर रिस्क फैक्टर है सीएचडी के, उसमें हाइपरटेंशन और डायबिटीज मिलाइटस, अकेले ये दोनों मोर देन 40% केसेस में अकाउंट होते हैं। 40% या उससे ज़्यादा केसेस में जो रिस्क फैक्टर होता है वो या तो हाइपरटेंशन होगा या डायबिटीज मिलाइटस होता है। और हैवी स्मोकिंग भी एक अलग से रिस्क प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। बहुत सारे केसेस में आप पाएंगे कि जो हैवी स्मोकर हैं वहाँ पे एथरोमा डेवलप हो गया, उसकी वजह से
कार्डियक डिजीज और खासतौर से इस्चेमिक हार्ट डिजीज डेवलप हो जाती है। तो ये सब पैटर्न था इंडिया में ना कोरोनरी हार्ट डिजीज का। अब जो रिस्क फैक्टर हैं, रिस्क फैक्टर देखिए, जो जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनके रिस्क फैक्टर में दो तरीके के रिस्क फैक्टर हमेशा यूज होते हैं, नॉन मोडिफिएबल और मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर। तो नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? नॉन मोडिफिएबल, सबसे पहले तो एज। एज। हाँ, एज, ये नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर। इसके अलावा सेक्स, सेक्स, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री हाँ, और जेनेटिक फैक्टर। फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन या जेनेटिक फैक्टर्स। इसके अलावा एक चीज और इसमें जोड़ दी जाती है, टाइप ए पर्सनालिटी। अब कई तरीके की पर्सनालिटी डिस्क्राइब की जाती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। टाइप ए पर्सनालिटी वाले क्या होते हैं? ये हमेशा एंग्जियस रहते हैं, ये हमेशा एंग्जियस रहते हैं। और हाई हाई स्टेटस वाले ये लोग होते हैं, एम्बिशस होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं, एंग्जियस होते हैं। और अपने काम के तय ये प्रोएक्टिव होते हैं, बहुत प्रोएक्टिव होते हैं और टाइम बाउंड होते हैं। इन्हें यह है कि ये मुझे इस वक्त से पहले पहले अपने तमाम काम कर लेने। तो जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होगा, एंग्जियस होगा, तो उनके में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पीपल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। और स्ट्रेस एक अलग से, जब हम वेब ऑफ काजेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मायोकार्डियल इस्कीमिया और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का एक अलग से प्रिडिस्पोजिंग फैक्टर स्ट्रेस भी बन जाता था। क्यों? क्योंकि वो कैटाकोलामाइंस बहुत ज़्यादा रिलीज करता था, और कैटाकोलामाइंस जो है वो उनके अंदर टेंडेंसी है किसकी? थ्राम्बोटिक, थ्रम्बस फार्मेशन की उनके अंदर टेंडेंसी पाई जाती है। अब जिनके में स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो वो अलग से एक रिस्क फैक्टर हो जाता है, किसके लिए? कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। तो ये नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर थे, इनको मोडिफाई नहीं किया जा सकता है। अब आइए मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर, जो मेजर मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर हैं उसमें करंट में ओबेसिटी, ओबेसिटी है ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, इसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया। अब हाइपरलिपिडीमिया में जो जो ये टर्म यूज होता है, इसमें जो लिपिड के जो भी पैरामीटर्स हैं सब के सब डिरेंज्ड होते हैं, सब के सब इंक्रीज होते हैं। खासतौर से सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल और एलडीएल लेवल को ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दी जाती है, हाइपरलिपिडीमिया। और एक है स्मोकिंग, क्या है? स्मोकिंग है। ये क्या है? ये मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर है, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है अगर इनको मॉडिफाई कर दिया जाए। अब यहाँ से देखिए, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज के मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग है, डायबिटीज मेलाइटस है, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल और हाई ब्लड प्रेशर लेवल। हाँ, ये सब क्या है? मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। और रेस या एथनिसिटी, रेस में जो जो पाया जाता है कि जो ब्लैक्स हैं, जो अफ्रीकन नेग्रोज हैं, दे आर मोर प्रोन टू द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन कंपैरिजन टू वाइट्स। तो रेस एंड एथनिसिटी है, एज है, जेंडर है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, और टाइप है पर्सनालिटी। ये सब क्या है? ये नॉन मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर आते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें तो खैर कुछ बहुत ज़्यादा जानने की चीज़ नहीं। अब एक जो डब्ल्यूएचओ ने गोल दिया, डाइटरी गोल दिया, किस लिए? जो खास तौर से ये कोरोनरी हार्ट डिजीज है, इनसे प्रिवेंट करने के लिए एक प्रूडेंट डाइट का प्लान तैयार किया डब्ल्यूएचओ ने। क्या कितना होना चाहिए हमारी डाइट में, डाइट प्लान कह लीजिए, जिसको हम डाइटरी गोल्स कहते हैं। अब ये डाइटरी मॉडिफिकेशन है, और ये जो प्रिंसिपल प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अगर कोई है तो वो क्या है? वो डाइटरी मॉडिफिकेशन है। अब इसमें जो इसका रिकमेंडेड चेंजेस है डब्ल्यूएचओ का, उसमें ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो है, कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, इट शुड बी लेस देन 3.5, 3.5 से ये कम होना चाहिए। फैट इंटेक, टोटल एनर्जी इंटेक का लेस देन 20 to 30% होना चाहिए, सेचुरेटेड फैट लेस देन 7% होना चाहिए। और डाइटरी कोलेस्ट्रॉल जो है वो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। इससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो वो एक रिस्क फैक्टर बन जाएगा कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए। इसके बाद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंजप्शन को इंक्रीज किया जाए, और जो रा कार्बो, जो रिफाइंड शुगर है, जो रिफाइंड शुगर है उससे बचा जाए। रमज़ान में बचना बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों से। हाँ, तो रिफाइंड शुगर है, इससे भी बचा जाए। इसके अलावा साल्ट इंटेक टोटली लेस देन 5 ग्राम्स पर डे होना चाहिए। एक दिन में एक हेल्दी पर्सन के लिए साल्ट का कंजम्पशन जो है वो लेस देन 5% होना चाहिए। और एक सर्वे हुआ था, उसमें यह पाया गया कि जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, जो इंडियन लोग हैं,
वो 15 ग्राम पर डे तक साल्ट कंज्यूम करते हैं। और डब्ल्यू की गाइडलाइन क्या है, क्या कह रहा है कि 5 ग्राम या उससे कम का कंजम्पशन होना चाहिए डेली का। इसके अलावा अल्कोहल कंजम्पशन इसको अवॉइड करना चाहिए। और ये अगर मोर देन 75 ग्राम अल्कोहल पर डे कोई ले रहा है तो ये एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बन जाता है, किसके लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। क्यों? क्योंकि इससे फिर अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गई और उसके बाद फैटी चेंजेस आ जाएंगे लीवर में, और उसकी वजह से फिर जो और दूसरे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं वो एक अलग से फैक्टर बना देता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। मोर देन 75 ग्राम पर डे अगर अल्कोहल इंटेक कोई कर रहा है डेली, तो ये अलग से एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है, किसके लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। ये प्रूडेंट डाइट थी, डाइटरी गोल्स था जो डब्ल्यू ने सेट किया है कि इतना होना चाहिए ऑन एवरेज डेली एक पर्सन जो कंज्यूम करता है अपनी डाइट में, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। उसमें जो स्पेशल यहाँ पे हमारे लिए जो है ना, दो चीज़ें, एक तो कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो, इट शुड बी लेस देन 3.5, ये याद होना चाहिए। और साल्ट इंटेक डेली कितना होना चाहिए, लेस देन 5 ग्राम्स पर डे, लेस देन 5 ग्राम्स पर डे इतना होना चाहिए। अब स्मोकिंग, स्मोकिंग जो है एक अलग से रिस्क फैक्टर हो जाता है, किसके लिए, कोरोनरी हार्ट डिजीज के लिए। बहुत सारे लोग फिल्टर्ड सिगरेट यूज करते हैं, कहते हैं कि इससे प्रोटेक्शन होता है, लेकिन नहीं, फिल्टर्ड सिगरेट चाहे बिना फिल्टर का सिगरेट पीजिए, दोनों का जो रिस्क है वो सेम है। ये मेजर मोडिफिएबल रिस्क फैक्टर है। 25% ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज की से जो डेथ होती है अंडर 65 ईयर्स एज की, वो किससे होती है, सिर्फ स्मोकर्स में होती है। और खास तौर से लेस देन 50 ईयर्स के मेल में सडन काज ऑफ डेथ जो होती है सीएचडी से, उसका एक बहुत बड़ा जो काज है वो स्मोकिंग है। और जितने नंबर ऑफ सिगरेट्स डेली कोई आदमी पी रहा है, अगर मान लीजिए सिगरेट कोई ले रहा है, अब जितने नंबर है, कितने ज़्यादा ले रहा है, उतना ही उसकी जो सिवियरिटी है, टेंडेंसी है टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज, वो बढ़ जाती है। डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से, जो नंबर ऑफ स्मोक्स सिगरेट्स स्मोक पर डे ना। और ये कहा जाता है कि फिल्टर सिगरेट प्रोटेक्टिव नहीं होते हैं। ये एक मिथ बनी हुई है कि जो फिल्टर सिगरेट है वो प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का रिस्क जो है सेम है, चाहे फिल्टर्ड हो या अनफिल्टर्ड हो। और जब साथ में किसी को हाइपरटेंशन है या हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, तो ये एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी जो सीएचडी का रिस्क है उसको और बढ़ा देता है, सिनर्जिज्म इफेक्ट पैदा करके, और उसके रिस्क को ये इंक्रीज कर देता है स्मोकिंग। अब स्मोकिंग, मान लीजिए अगर किसी ने स्मोकिंग छोड़ दी, सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग किसी ने छोड़ दी, तो जो रिस्क है वो धीरे धीरे विद इन 1 ईयर ऑफ सीजेशन जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और आफ्टर 10 to 20 ईयर्स, मान लीजिए किसी ने सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दी है, और 10 से 20 साल के बाद उसका जो रिस्क है टू डेवलप कोरोनरी हार्ट डिजीज वो सेम हो जाता है नॉन स्मोकर के बराबर। यानी एक नॉन स्मोकर पर्सन है, उसमें जो रिस्क है कि ये जितने परसेंट रिस्क है कि वो उसको बाद में आगे चलकर कोरोनरी हार्ट डिजीज डेवलप होगी, अगर कोई स्मोकर था और उसने 10 साल तक सीज कर दिया, स्मोकिंग छोड़ दी, तो 10 साल के बाद उसका रिस्क और नॉन स्मोकर का रिस्क दोनों का सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और खास तौर से उसमें जिनमें हिस्ट्री है किसकी, मायोकार्डियल इन्फाक्शन की, तो बाद में फैटल एक्यूरेंस यानी डेथ के जो चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बाई 50%। अब जो जिनके एक बार एमआई हो चुका है जिनको, और वो स्मोकर थे, उन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, तो 50% तक उनके जो है फैटल एक्यूरेंस जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं आफ्टर सीजेशन ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है ना। सर रेस मोर प्रॉन टू कौन था सर, वो एक दफा। क्या? सर रेस में आप बताए थे ना। रेस में देखिए, रेस एंड एथनिसिटी जब हम बात करें, रेस में जो अफ्रीकन नेग्रोज होते हैं यानी ब्लैक्स जिनको हम कहते हैं, ब्लैक्स की जो बात होती है तो हमेशा अफ्रीकन पहले आते हैं। तो ब्लैक्स में एक टेंडेंसी है रिस्क फैक्टर डेवलप करने की ज़्यादा, इसकी कोरोनरी हार्ट डिजीज की, इन कंपैरिजन टू वाइट्स। जब रेस की बात आएगी तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ब्लैक्स में कोरोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाइट पीपल। और ये एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, वहाँ पे ये पाया गया था। अब ये एक स्लाइड है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सीएचडी से रिलेटेड, वन लाइनर है ये, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या होता है। मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर वो हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है?
हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द मोस्ट कॉमन कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर और सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एट हाई रिस्क ऑफ सीएचडी ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर में कई स्टडीज हुई, ब्लड प्रेशर से लेकर कई स्टडीज हुई कि इनका क्या रिलेशन है। तो उसमें जो रिलेशन निकल के आया, एक रिलेशन अलग से आया कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये बेटर प्रेडिक्टर होते हैं इन कंपैरिजन टू डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन स्टडी ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो सिस्टोलिक बीपी आर बेटर प्रेडिक्टर ऑफ सीएचडी देन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये वेरियस स्टडीज में ये चीज निकल के सामने आई थी। और ये कहा गया कि किसका डायरेक्ट एसोसिएशन होता है सीएचडी से, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड लिपिड होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एलडीएल है, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो एचडीएल होता है। एचडीएल जो होता है वो इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाँ, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। हाँ, ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है ऑन हार्ट इसका, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का। और सीएचडी का अब इन कोलेस्ट्रॉल में भी बेटर प्रेडिक्टर क्या होगा? एपोलाइपोप्रोटीन ए1 एंड एपोलाइपोप्रोटीन बी, these are better predictors of coronary heart disease. alcohol intake as independent risk factor of CHD more than 75 grams per day, ये अभी पीछे हम बात कर चुके हैं इसकी। mean serum cholesterol level associated with high risk of CHD, अगर more than 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर किसी का टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है, या मीन कह लीजिए, जो मीन सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है, तो वो हाई रिस्क पेशेंट हो जाता है सीएचडी का। प्रोटेक्टिव फॉर सीएचडी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज से बचाने का इफेक्ट है इसका। और कितना होना चाहिए? शुड बी मोर देन 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हाँ, अब सीएचडी के प्रिवेंशन के लिए जो क्लिनिकल गोल है वो है कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो शुड बी लेस देन 3.5। इट शुड बी लेस देन 3.5 कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो। ये वन लाइनर्स थे सीएचडी से रिलेटेड। कभी कभी हो सकता है मे बी यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। अब आइए हाइपरटेंशन के बारे में बात करते हैं। हाइपरटेंशन सिंगल मोस्ट यूजफुल टेस्ट टू आइडेंटिफाई हाई रिस्क ऑफ सीएचडी क्या है? ब्लड प्रेशर है, पिछले स्लाइड में हमने देखा। और इसमें भी सिस्टोलिक बीपी है, वो बेटर प्रिडिक्शन है सीएचडी देन डायस्टोलिक बीपी। क्यों? क्योंकि सिस्टोलिक बीपी में जो जो आर्टेरियल प्रेशर होता है ना, वो ड्यूरिंग सिस्टोल यानी ड्यूरिंग कंट्रैक्शन होता है, और डायस्टोलिक बीपी जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है उस वक्त इसका जो प्रेशर होता है आर्टरीज का वो डायस्टोलिक बीपी होता है। इसमें यह माना गया कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेडिक्ट करता है इसको, कोरोनरी हार्ट डिजीज के रिस्क को। अब इसमें हाइपरटेंशन से प्रिवेंशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो वो माना जाता है कि प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी के तौर पे हम इस यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के लिए प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्यों यूज़ करते हैं? देखिए 3 तरीके से यहाँ पे होता है, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमोर्डियल इन जनरल जब हम कहते हैं कि प्राइमोर्डियल जो होता है ये बेस्ट लेवल प्रिवेंशन है किसके लिए? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के लिए। हाँ, इन जनरल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए ये बेस्ट लेवल का प्रिवेंशन हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन हाइपरटेंशन के लिए प्राइमरी लेवल का क्यों होगा? क्योंकि हाइपरटेंशन में जो रिस्क फैक्टर है वो डेवलप हो चुके होंगे, है ना। रिस्क फैक्टर में क्या है? ओबेसिटी है, फिजिकल एक्टिविटी ना हो, हाँ, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हो, स्ट्रेस हो, स्मोकिंग हो, ये सब क्या है? ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं। तो अब इन रिस्क फैक्टर्स को हटाने के लिए जो प्रिवेंशन हम करेंगे, या तो पॉपुलेशन लेवल पे हम क्या करें? हेल्थ प्रमोशन करें, हेल्थ प्रमोशन करें, या स्पेसिफिक प्रोटेक्शन करें, उसकी स्मोकिंग को रोक दें, उसकी स्मोकिंग को रोक दें, डाइटरी मॉडिफिकेशन उसका कर दें, साल्ट इंटेक को कम करा दें। तो ये जो चीज़ें हो जाती हैं ये हो जाती हैं प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है, हमें पता है ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पे सिडेंट्री लाइफ स्टाइल वाले सबसे ज़्यादा हैं, सिडेंट्री लाइफ स्टाइल वाले बहुत ज़्यादा हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी है, फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, दिन भर क्या मोबाइल लेके पड़े हुए हैं, एक्सरसाइज से बहुत दूर है, जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में अब हमें क्या करना है? स्क्रीन वहाँ की पॉपुलेशन में हमें ये पता लगाना है कि हाइपरटेंशन यहाँ पे डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम जो मेथड अपनाएंगे वो क्या होता है? स्क्रीनिंग होती है। याद रखिए हाइपरटेंशन के लिए जो डायग्नोस्टिक मेथड है ना वो स्क्रीनिंग से ही होता है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में जो हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं ये इनअपेरेंट होते हैं, इनके में ज़्यादा क्लिनिकल फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। मोस्टली जो होता है ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे जब ओपीडी में ये पेशेंट्स आते हैं तो, और ज़्यादातर एज के साथ मोर देन 40 है, ओबीज है, तो हम उनका ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं। तो स्क्रीनिंग इसको कहते हैं स्क्रीनिंग, और ड्यूरिंग स्क्रीनिंग ही ज़्यादातर ये लोग पकड़ में आते हैं, नोन तब बनते हैं कि हाँ इनको हाइपरटेंशन भी है।
अदरवाइज ज़्यादातर जो है ये सिम्टम लेस होते हैं, इनके में सिम्टम्स नहीं होते। तो इनके में हम जो हाइपरटेंशन, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग। बस एक नाम याद रखिएगा कि स्क्रीनिंग कहीं भी किसी भी डिजीज के लिए अगर यूज हो रही है तो दैट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। वो क्या है, वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई कि स्क्रीनिंग का वर्ड जब भी यूज होगा तो वो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होगा। और प्रोफाइलैक्सिस कहीं भी लगा होगा, किसी भी टर्म में अगर आपको प्रोफाइलैक्सिस लगा हुआ है तो वो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन हो जाता है। ये दो टर्म है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है लोगों को। प्रोफाइलैक्सिस हमेशा प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन होगा। और स्क्रीनिंग हम कर रहे थे हाइपरटेंशन की, इनके ब्लड प्रेशर हमने चेक किया, हम पा गए कि ये हाइपरटेंसिव, इनका जो बीपी है वो रेज्ड है। तो अब स्क्रीनिंग का जो मोड ऑफ इंटरवेंशन था वो क्या था, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। एक बार जब हमने डायग्नोसिस कर ली, डायग्नोसिस हो गई, पेशेंट जो है वो डायग्नोस्ड हो गया, नोन केस हाइपरटेंशन का, तो अब हम यहाँ पे क्या, हम अब इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन में हम दो चीज़ें हैं, या तो डाइटरी मॉडिफिकेशन कर दीजिए, स्ट्रिक्ट डाइटरी मॉडिफिकेशन, या फिर ड्रग्स पे हम रख दें उस पेशेंट को। अब ड्रग्स में आप फार्माकोपियल ड्रग भी रख सकते हैं, अपने यूनानी की भी या मॉडर्न भी रख सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। लेकिन ऑन स्टैंडर्ड ये माना जाता है कि अगर कोई नोन केस है ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का या सीएचडी का, तो ऐसी कंडीशन में जो कन्वेंशनल थेरेपी है वही यूज़ करनी चाहिए। अगर आप उसको कन्वेंशनल थेरेपी नहीं दे रहे हैं तो वो अनएथिकल हो जाता है। हाँ, एज एन एडजुएंट आप अपनी जो अल्टरनेट थेरेपी है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन स्ट्रेटजी थी हाइपरटेंशन के लिए वो क्या थी, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन था। अब प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें आप कर रहे थे वो देखिएगा यहाँ से। एक तो न्यूट्रिशन यानी डाइटरी मॉडिफिकेशन, वही रिडक्शन ऑफ साल्ट इंटेक टू लेस देन 5 ग्राम्स ए डे, फैट इंटेक मॉडरेट हो, बहुत कम हो, अल्कोहल को अवॉइड कराना है उन लोगों में। हाँ, और जो एनर्जी इंटेक है यानी जो कैलोरीज हैं पर बॉडी नीड्स, उससे ज़्यादा वो एक्सीड ना करने पाए, उतनी ही ले। इन अगर शॉर्ट में आप कहें जो कैलोरी की बात जब हम करते हैं तो यानी जो रीडली अवेलेबल रेडीमेड फूड है, जंक फूड है, उनसे अवॉइड कराना है। हाँ, वेट रिडक्शन, बीएमआई लेस देन 25 होना चाहिए, यानी ओबेसिटी को कम कराना है। एक्सरसाइज को प्रमोट कराएंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट कराएंगे। और बिहेवियरल चेंजेस यानी स्ट्रेस है, स्मोकिंग है, इनसे दूर रखेंगे, योगा और मेडिटेशन करवाएंगे, हेल्थ एजुकेशन और सेल्फ केयर। ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये प्राइमरी लेवल के प्रिवेंशन में आ जाएंगी, क्योंकि हेल्थ प्रमोशन जो है मोड ऑफ इंटरवेंशन है किसका, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। ठीक। अब यहाँ पे एक टर्म यूज होता है रूल ऑफ हार्व्स, हमेशा देखिएगा। रूल ऑफ हार्व्स जो होता है वो हाइपरटेंशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें ये माना जाता है कि हाइपरटेंशन क्या, ये एक आइसबर्ग डिजीज है। और आइसबर्ग में हमने पढ़ा था कि जो एक मेजर पोर्शन होता है, जो सबमर्ज्ड पोर्शन होता है आइसबर्ग का, वो इन अपेरेंट केसेस का होता है, सब क्लिनिकल केसेस का होता है, या अनडायग्नोस्ड केसेस होते हैं, उनकी डायग्नोसिस नहीं बन पाई होती है। और जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। तो हाइपरटेंशन भी क्या है, एक आइसबर्ग डिजीज है। हाइपरटेंशन क्या है, आइसबर्ग डिजीज है। इसमें जो है ना, ओनली अबाउट हाफ ऑफ हाइपरटेंसिव सब्जेक्ट इन जनरल पॉपुलेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर अवेयर ऑफ कंडीशन। हम मानते हैं ना कि ये ज्यादातर इनमें सिम्टम्स नहीं होते, तो इन्हें पता भी नहीं होता कि इनको हाइपरटेंशन हो चुका है। और सिर्फ आधे जो पॉपुलेशन हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन है डेवलप्ड कंट्रीज, उनमें सिर्फ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, उन्हें दे आर अवेयर ऑफ देयर कंडीशन, उन्हें पता होता है कि हाँ उन्हें हाइपरटेंशन। बाकी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं होता कि उन्हें हाइपरटेंशन है। अब जिन जो हाफ पीपुल हैं, जो 50% लोग जिनको पता है कि उन्हें हाइपरटेंशन है, उनमें से भी सिर्फ 50% ही ऐसे लोग हैं जो ट्रीट किए जाते हैं, जो ट्रीटमेंट लेते हैं। और उन 50% ट्रीटेड पीपुल में से भी सिर्फ 50, उनका भी हाफ कर दीजिए जो एडिक्वेटली ट्रीटेड होते हैं, जो एडिक्वेटली ट्रीटेड होते हैं, जिनमें फुल ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो इस तरीके से ये एक आइसबर्ग डिजीज बन जाती है। और रूल ऑफ हाल्स, इसका एक लाइन याद रखना है कि रूल ऑफ हाल्स जो कहाँ पाया जाता है, हाइपरटेंशन में। रूल ऑफ हाल्स हाइपरटेंशन में पाया जाता है। अब ब्लड प्रेशर को जब हम ट्रैक करते हैं कंटिन्यूसली, अगर किसी इंडिविजुअल का ब्लड प्रेशर आप कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए, ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड से आप शुरू करिए, एडल्ट लाइफ तक जाइए, तो आप पाएंगे कि जो हाई बीपी वाले थे, जो अर्ली एडल्ट एडोलसेंट से ही जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया था, वो थ्रू आउट द पीरियड उनका ब्लड प्रेशर जो है वो एलिवेटेड ही रहेगा, वो बढ़ा हुआ रहेगा। और जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता था और उन्होंने जो प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन आप करवा रहे थे उसके अकॉर्डिंग उनका जो है ना वो लो ही रहेगा, और जिनका हाई है उनका हाई ही रहेगा। अगर वो इंडिविजुअल्स आगे लाइफ उनकी बढ़ रही है, आप ट्रैक कर रहे हैं, तो भी ये कंडीशन पाई जाती है इसमें, ये एक टेंडेंसी है।
ब्लड प्रेशर के ट्रैकिंग में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग दो तीन टर्म और हैं, सिर्फ एक एक नाम याद रखना है, कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड नाम है। एक तो है मोनिका, एक टर्म है मोनिका। मोनिका जो ये टर्म लॉन्च किया गया था, ये डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे कराया था, मल्टीनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेंड्स एंड डिटर्मिनेंट्स इन सीवीडी। मल्टीनेशनल मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेंड्स एंड डिटर्मिनेंट्स इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन सीवीडी। हाँ, ये डब्ल्यूएचओ ने एक सर्वे कराया था, मॉनिटरिंग के लिए ट्रेंड्स कैसे कैसे अलग अलग 26 कंट्रीज में ये हुआ था। इसका जो शॉर्टकट में नाम दिया गया वो नाम था इसका मोनिका। ठीक है, एक तो ये नाम हो गया मोनिका से रिलेटेड। अब सॉरी, यही एक दो और नाम है। एक तो देखिएगा, नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट। द नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट, ये फिनलैंड में चला था। कहाँ चला था? फिनलैंड में 1972 में। इसमें कुछ मेजर मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर थे, स्मोकिंग थी, सीरम कोलेस्ट्रॉल और रेज्ड बीपी। एंड सीरम कोलेस्ट्रॉल, इन रिस्क फैक्टर्स को लेके एक स्टडी की गई थी फिनलैंड की पॉपुलेशन पे, क्योंकि फिनलैंड में कोरोनरी हार्ट डिजीज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वहाँ पे ये एक इंटरवेंशनल स्टडी की गई थी, स्मोकिंग, ब्लड प्रेशर और सीरम कोलेस्ट्रॉल, ये जो रिस्क फैक्टर्स लिए गए थे एक ग्रुप में, और दूसरे ग्रुप में वो नॉन रिस्क फैक्टर वाले ग्रुप थे। तो उनके में कंपेयर किया गया था, कंपेरेटिव थी और इंटरवेंशनल स्टडी थी। लोगों को आइदर ड्रग्स या दूसरे जो तरीके थे, कन्वेंशनल तरीके थे, उनके ज़रिए से देखा गया। जब इनको स्मोकिंग सीज करा दी गई, उनके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करा दिया गया और जो हाइपरलिपिडीमिया की कंडीशन थी उनको कम कर दिया गया, तो ये पाया गया कि जो इंसिडेंस था कोरोनरी हार्ट डिजीज़ का, उसमें एक बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गया फिनलैंड की पॉपुलेशन में। तो ये नॉर्थ केरेलिया प्रोजेक्ट अगर एक लाइन में हम याद करें तो ये किसके लिए है? कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के लिए। फिनलैंड में हुआ था, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, लेकिन ये नॉर्थ करेलिया प्रोजेक्ट था किससे किससे रिलेट करता था? वो कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड था। ये एक लाइन याद होनी चाहिए। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चला था, एमआर फिट। एमआर फिट ये चला था यूएसए में। ये चला था कहाँ? यूएसए में। इसका नाम दिया गया, एमआर फिट क्यों नाम पड़ा? मल्टीपल रिस्क फैक्टर इंटरवेंशनल ट्रायल। इंटरवेंशनल ट्रायल, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। एमआर फिट यूएसए में होता है, यहाँ भी वही सेम कंडीशन थी, जो रिस्क फैक्टर थे, स्मोकिंग थी, सीरम कोलेस्ट्रॉल था, बीपी रेज्ड था, इन लोगों को कंट्रोल कराया गया। तो यहाँ पे भी इस सर्वे में ये पाया गया कि जो इंसिडेंस था कोरोनरी हार्ट डिजीज का वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो बस इसमें एक एक लाइन हमें सिर्फ नाम याद रखना है कि नॉर्थ करेलिया प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड था? कोरोनरी हार्ट डिजीज से। एमआर फिट जो है यूएसए में हुआ था, ये किससे रिलेटेड था? कोरोनरी हार्ट डिजीज से। इसके अलावा मोनिका, जो डब्ल्यूएचओ ने एक ट्रेंड जानने के लिए सीएचडी का, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज में जो ये पूरा स्टडी कराई थी, मॉनिटरिंग कराई थी, उसका नाम इन्होंने दिया था मोनिका, डब्ल्यूएचओ ने ये कराया था। तो ये जो तीन टर्म थे, ये किससे रिलेटेड थे? कोरोनरी हार्ट डिजीज से रिलेटेड थे। इसके अलावा रूल ऑफ हॉल जो है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। रूल ऑफ हॉल जो है वो हाइपरटेंशन से रिलेटेड था। ये अब एक